बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट, जो कि 12th क्लास का है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज हम पूरा एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। और उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नए राष्ट्र की चुनौतियां। हमारा जो भारत था वो सन 1947 के 14 से 15 अगस्त की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, भारत कब आज़ाद हुआ? आधी रात में हुआ आज़ाद। इसी रात नेहरू जी द्वारा भाषण दिया गया। ठीक है, एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए। ठीक है, नेहरू जी ने इसी रात एक भाषण दिया था। यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ये भाषण किस नाम से जाना गया? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको क्या लिखना है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। जैसा कि आपको पता है, बहुत से लोग थे। 2 बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाएगा। पहली बात क्या थी? कि आज़ाद होने के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक रूप से मतलब जनता वोट देगी, अपना नेता चुनेगी और वो ही शासन करेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। 2 पॉइंट पे सब राजी थे। हमारा देश ऐसे हालातों के बीच आज़ाद हुआ कि आज़ादी तो मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। हमें आज़ादी तो मिली बट देश का हमारे बंटवारा हो गया। देश हमारा 2 भागों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश आज़ाद होने के बाद मुख्य 3 चुनौतियां हमारे सामने आईं। वो देख लेते हैं क्या क्या 3 चुनौतियां थीं। भारत की एकता और विविधता को बनाए रखना। पहली चुनौती क्या थी? भारत की एकता और विविधता को बनाए रखना। मतलब कि जो भारत में एकता थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके रहते थे, अलग अलग जाति के धर्म के लोग रहते थे, वो कोई टूट ना पाए। विविधता मतलब अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले। ठीक है। पहली चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहनता हो, जीन्स पहनने वाला हो और धोती कुर्ता। ठीक है, जिसका जो कल्चर हो सबके लिए जगह हो। ठीक है। सेकंड क्या थी? लोकतंत्र कायम करने की। सेकंड चुनौती क्या थी भारत के सामने? लोकतंत्र कायम करने की, कि हमारे भारत देश में लोकतंत्र कायम हो जाए। लोकतंत्र कायम करने से अभिप्राय यह है कि भारत देश का शासन जनता जो होती है वो अपने मत द्वारा अपना नेता चुनेगी। ठीक है, इसे ही क्या बोलते थे? लोकतंत्र। ठीक है। संपूर्ण तबके का भला हो, ऐसे विकास की नीति लाना। ठीक है, जिसमें किसी एक तबके का भला ना हो, मतलब किसी एक वर्ग का भला ना हो, जैसे कि हिंदू का भला हो या फिर मुस्लिम का भला हो। ठीक है, या फिर किसी एक क्षेत्र वाले का भला हो, दूसरे क्षेत्र वाले का भला ना हो, बल्कि पूरे समाज का भला होना चाहिए। ऐसी नीति लाए गवर्नमेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। इसका मतलब समझ लीजिए आप। विभाजन मतलब होता है बट जाना,
विस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और पुनर्वास का मतलब होता है उसी जगह अपना घर उजड़ जाना और फिर दोबारा से अपना घर बनाना। 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। 14 से 15 अगस्त को अब भारत केवल अकेला नहीं बचा था, अब दो राष्ट्र हो गए थे। कौन? भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने कौन सी? मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, जैसे बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, उस टाइम पे क्या थी? मुस्लिम लीग भी थी। वो मुस्लिम लोगों का समर्थन करती थी और इसने एक द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब इस भारत देश में दो राष्ट्र होंगे, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों में बट गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बात कही गई थी कि भारत अब एक कौम का वो राष्ट्र नहीं बचेगा, हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का बन जाएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है। विभाजन की प्रक्रिया क्या रही वो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से देखिए और आई होप आपके क्लियर होता जा रहा होगा डाउट। फैसला यह हुआ कि भारत अब दो भागों में बट जाएगा। बंटवारा जो था वो धार्मिक आधार पर किया जाएगा, ठीक है। जहां मुसलमान ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान के इलाके होंगे, ठीक है। बट जहां मुसलमान ज़्यादा थे वो इलाके दो ही थे। कितने थे? दो थे। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। एक पूर्व में था और दूसरा पश्चिम में था। मतलब भारत के एक पूर्व में था, ऐसा पूर्व साइड में, कि जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हों एक इलाका, और एक पश्चिम में था, ठीक है। फिर क्या निर्णय लिया गया कि पाकिस्तानी इलाकों में एक पूर्वी पाकिस्तान होगा और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान होगा, क्योंकि हम इसे जोड़ के तो नहीं कर सकते, जोड़ तो नहीं सकते ना कि पूर्व को पास कर दें और पश्चिम को पास कर दें और दोनों इन्हें पाकिस्तान दे दें। ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कर ही नहीं सकते थे हम। तो जो पूर्वी और पाकिस्तान, वो पश्चिमी पाकिस्तान हमने इन्हें दिया, तो बीच में जो विस्तार था वो किसका था? भारत का था। बीच में क्या रहेगा? भारत होगा और साइड साइड पाकिस्तान। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। विभाजन के परिणाम क्या हुए, मतलब विभाजन के रिजल्ट क्या हुआ? जब देश बट गया तो क्या क्या परिणाम आए? एक बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई। हुई नहीं हुई? बहुत बड़ी आबादी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने को मजबूर हो गए। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। हिंदू ने सिख को मारा, सिख ने ईसाई को। बहुत बुरा वो मंजर होगा जिसने देखा होगा, ठीक है। और सभी चीज़ों का बंटवारा हुआ, यहाँ तक कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों का बंटवारा भी हो गया था। वाद्य यंत्र मतलब पुलिस जिससे बात करती है, मोबाइल टाइप के, उनका भी बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था, ठीक है। 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। 80 लाख लोग अपना घर छोड़कर चले गए सीमा पार। 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। अब मेन टॉपिक आ जाता है, ये समझना है आपको, रजवाड़ों का विलय। रजवाड़े क्या होते थे मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो हिस्सों में था, ठीक है। एक हिस्से में ब्रिटिश शासन वाले प्रांत थे और दूसरे हिस्सों में देसी रजवाड़े। इन पर किसका शासन था? राजाओं का शासन था। रजवाड़े क्या होते थे? ये छोटे बड़े राज्य होते थे, ठीक है, जिन्हें पहले क्या बोला जाता था? रजवाड़े। जिन पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं करते थे उन्हें क्या बोलते थे? रजवाड़े। अगर आपको ये फिर भी ना समझ में आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत लगती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इन पर कौन शासन करता था? राजा शासन करते थे, ठीक है।
जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमने क्या करा कि अधिकतर रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ज़्यादातर रजवाड़े मतलब जो राज्य थे वो मान गए कि हम भारत में शामिल होंगे। ठीक है। इस पत्र को क्या बोला जाता था, जिस पर हस्ताक्षर करे, इस पत्र को क्या बोला जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि रजवाड़े में जो मतलब रजवाड़ों ने इंडिया में शामिल होने के लिए जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सॉरी। ठीक है। बहुत सारे तो रजवाड़े शामिल हो गए थे भारत में, बट कुछ मना कर रहे थे कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। विलय ये मिलना नहीं चाहते थे भारत में, कि ये चाहते थे कि हमें भारत से अलग रहना है। पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई रजवाड़ों के विलय में। जो हैदराबाद था वो मान नहीं रहा था कि भारत में शामिल नहीं होना है, तो प्यार से समझाया। हैदराबाद के जो राजा थे वो निजाम थे, उन्हें प्यार से समझाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि शामिल हो जाइए। ठीक है। बट वो माने नहीं और उन्होंने अपनी सेना लगा दी। किसने सेना लगा दी? हैदराबाद के निजाम ने सेना लगा दी। और फिर यहाँ से भी भारत की तरफ से भी सेना चली गई। मतलब थे तो ये भारत के हिस्से, फिर भी ये शामिल नहीं होना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा था। और यहाँ से भारत की भी सेना गई, वहाँ से उनकी भी सेना हुई। किसकी? हैदराबाद के निजाम की। तो क्या हुआ, जो हैदराबाद की सेना थी उसे क्या बोला जाता था? रजाकार। क्या बोला जाता? रजाकार। ठीक है। रजाकार। ये भी आपसे पूछा जा सकता है हैदराबाद की सेना को क्या बोला जाता था? रजाकार। ठीक है। वो वहाँ से आए, ये भी गए। तो फिर क्या हुआ, दोनों में ये हो गया कि अब लड़ाई तो हो नहीं सकती जब दोनों ने सेना लगा दी। तो दोनों, भारत ने अपनी सेना पीछे कर ली, उन्होंने भी अपनी पीछे कर ली। फिर बातचीत द्वारा बहुत मुश्किल से हल निकाला गया कि आप शामिल हो जाइए, जो भी आपकी वो होगी स्वायत्ता, मतलब कि जो भी आपको वीआईपी चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको हम देंगे। ठीक है। वीआईपी सुविधा चाहिए होगी। और कश्मीर का क्या था? कश्मीर शामिल नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा कश्मीर से रिक्वेस्ट करी गई थी बट कश्मीर शामिल नहीं हुआ था। कश्मीर ने मांग करी कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग हमारा संविधान होगा, अलग हमारा झंडा होगा, अलग हमारा राष्ट्रीय गान होगा, हमारा सब कुछ अलग होगा। तो अब आपने देखा है 370 के तहत अलग दर्जा दे रखा था कश्मीर को, बट अब ये भारत संघ में शामिल हो गया है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। विलय करवाने में मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। मैंने इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए।